गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आज की इस क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग भारतवर्ष। Today's topic is the first chapter of CBSE board syllabus. Today's topic is the chapter 1, the rise of nationalism in Europe. This is the first class. So in this lesson we will discuss some important technical terms and dates which are very important for this lesson. While explaining these terms frequently come during this explanation of the lesson, the rise of nationalism in Europe. So you are most welcome in SK Shukla sir classes. So now let's start this term. The first term is absolutist. Absolute से बना है absolutist. Literally a government or system of rule that has no restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. Once again, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है एकाधिकारवादी, जिस पर किसी का अधिकार न हो। शाब्दिक अर्थ में एक ऐसे गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार या सिस्टम, शासन का एक ऐसा तंत्र जिस पर कोई दूसरा या बाह्य पावर काम नहीं करता है, उसे एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। इतिहास में एब्सोल्यूटिस्ट टर्म का मतलब है मोनार्कियल गवर्नमेंट, राजतंत्र जो सेंट्रलाइज्ड है, मिलिटराइज्ड है और रिप्रेसिव है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब हुआ कि ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ one person, that is monarch. मतलब legislative power, executive power and judiciary power must be controlled by the monarch, king. Second, militarized. In this type of government, the military has very important position in the government. मतलब कि ऐसी सरकार में मिलिट्री का बहुत बड़ा रूल है। मिलिट्री सबसे इंपॉर्टेंट है एंड रिप्रेसिव। द थर्ड टर्म इज रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई बोलता है तो उसे कुचल दिया जाएगा। तो एब्सोल्यूटिस्ट टर्म्स में 3 टर्म्स जुड़े हुए हैं। पहला टर्म्स है एक ऐसी सरकार की बात करते हैं जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक ऐसी सरकार की बात करते हैं इतिहास में जो राजतंत्र को प्रदर्शित करता है और यह राजतंत्र सेंट्रलाइज्ड है, मिलिटराइज्ड है और रिप्रेसिव है। Second, utopian. The second term is utopian. A vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. A vision of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist. एक ऐसा समाज की कल्पना करना
जो इतना आदर्श है जो वर्तमान में उस समय वैसा समाज नहीं था। यह एक इमेजिनरी सोसाइटी की बात की गई, इमेजिनरी सोसाइटी का कल्पना किया गया। तो इस तरह का जो विजन होता है इसे हम यूटोपियन विजन कहते हैं। एक ऐसा सपना, एक ऐसा दृष्टि जो एक आदर्श समाज की बात करता हो, जो मध्यकाल में या मध्यकाल के बाद पूरे संसार में, खासकर यूरोप में ऐसा समाज देखने को नहीं मिलता था। दिस वाज यूटोपियन विजन। थर्ड इज प्लेबिसाइट। A direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. Plebiscite means a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. Plebiscite का मतलब हुआ एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतदान, जो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कहा जाता है कि आप हमारे पक्ष में मतदान कीजिए। प्लेबिसाइट का मतलब हुआ प्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान का अर्थ यह है कि कोई भी राजा या शासक अपनी जनता को अपनी पावर में बने रहने के लिए उसे मतदान करने को कहता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड प्लेबिसाइट। नेक्स्ट इज सफरेज। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, मतदान करने के अधिकार को सफरेज कहते हैं। सफरेज मीन्स राइट टू वोट। नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मीन्स a political philosophy that stresses the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. Conservatism, a political philosophy that stresses the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. कंजर्वेटिज्म का मतलब हुआ एक ऐसा राजनीति से प्रेरित दर्शन जो परंपराओं पर ज्यादा ध्यान देता है, परंपरागत संस्थाओं का निर्माण की बात करता है, परंपरागत तौर तरीकों पर ध्यान देने की बात करता है, और वह धीरे धीरे विकास को चाहता है। वह धीरे धीरे विकास को चाहता है। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। शाब्दिक अर्थ के रूप में हम ऐसे समझें कि कंजर्वेटिज्म का मतलब है रूढ़िवादी। रूढ़ियां जो परंपराओं से चली आ रही हैं हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे देश में, हजारों साल से जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं परंपराओं को हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी हम लोग देखेंगे आइडियोलॉजी क्या है। सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। हमारे जो विचार हैं उन विचारों को जो हम तरीके से, तौर तरीके से देखें, खासकर समाज को और राजनीति को, मतलब जिन मान्यताओं के आधार पे हमारा समाज चलता है, जिन मान्यताओं के आधार पे हमारी राजनीतिक व्यवस्था चलती है, इसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं। अ सिस्टम ऑफ आइडियाज reflecting a particular social and political vision. Ethnic
relates to a common racial, tribal or cultural origin or background that a community identifies with or claims. Ethnic relates to a common racial, tribal or cultural origin, background that a community identifies with or claims. That is called ethnic. And this system is called ethnicity. Now we will discuss some important dates related to the nationalism in Europe. Which are important dates? Now let's discuss first. 1797. 1797, Napoleon invades Italy. Napoleonic War begins. Before 1797, the first revolution, effective revolution was took place in world, in especially France, the French Revolution in 1789. So this is very important date, 1789. On this date or on this year, the French Revolution took place. 1797. 1797, Napoleon invades Italy and Napoleonic War begins. Actually, Napoleon was the dictator of France and he started to invade the other countries of the Europe. So he invaded Italy and Napoleonic War begins in 1797. 1814 to 1815, fall of Napoleon, the Vienna peace settlement happened. The Napoleonic War was ended in 1814-15 and in 1815 a treaty was signed with France and other big powers of Europe. This was the Treaty of Vienna Congress. In history, this is also called Vienna Congress, 1815. The Battle of Waterloo was ended, and after the defeat of Napoleon, Napoleonic War was ended and a treaty was signed between France and other big European powers. So this treaty is known as Vienna Congress. 1821. 1821 is very important. In 1821, Greek War of Independence was started. In 1821, the Greek War of Independence was started. So this was the beginning of romanticism in Europe and a cultural movement in Europe. So this was very important. 1921. 1848. 1848, revolutions in Europe, artisans, industrial workers and peasants revolt against economic hardship, middle class demand constitutions and representative governments. Italians, Germans, Magyars, Poles, Czech, etc. demand nation states. 1848, this year was also known as the year of hardship and year of revolutions. Year of hardship means what? Year of hardship means at that time there was a survival problem for the people of Europe, all over the Europe. Most of the people, especially poor, did not get 1 square of meal. This was the very hardship time, and after that the revolutions
was once again as part of in many countries of the Europe. So the year 1848 is also known as the year of revolutions. Is that clear? 1859, 1870. 1859 to 1870. This year is very important because during this Italy was unified. Italy was unified, or the process of unification of Italy was done in 1859, 1870. During this time, 11 years. And second is 1866 to 1871. This year is very important as the unification of Germany was completed. The process of unification of Germany was completed in 1866, 1871. So the unification of Italy and the unification of Germany, these two topics are very important, and questions for 5 marks frequently come in the examination of CBSE 10th board. So we will focus in later in this chapter what's the process of unification of Italy as well as the unification of Germany. 1905, slave nationalism gathers force in the Habsburg and Ottoman empires. In 1905, nationalism gathers force in the Habsburg and Ottoman empires. So these were the important topics. These were the important topics on which we have discussed. These are the important dates, and we will see the importance and relevance of these dates during the explanation of this lesson. So this was the first class. I have designed this lesson in many classes. So if you want to complete this lesson, you must watch our all video lectures sequentially. Lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4, lecture 5, lecture 5, 6 and so on. Then you will make a full concept of history, nationalism in Europe in your mind, and your syllabus will be completed and you feel very happy. Thank you students. So this was the first class, and you must watch my second class. In this second class, I will explain you the background story before nationalism in Europe. यूरोप में नेशनलिज्म के आने के पहले की स्थितियां क्या थी, सोशल स्टेटस कैसे थे, पॉलिटिकल स्टेटस कैसे थे, कॉमन मैन क्या सोचता था, जो क्लर्की थे वो क्या सोचते थे, और जो एरिस्टोक्रेट्स थे और मोनार्क और नोबल्स ये क्या सोचते थे। तो ये सारी बातों को हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, जोहार।